कैसे हैं आप सब। तो आज हम चालू करेंगे सीडीपी पेडागोजी सीटेट 2021 की। आज हमारी जो पार्ट नंबर है पेडागोजी का, पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 वीडियो पेडागोजी का अपलोड कर दिए, जाके आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा। तो सीटेट, यूपीटेट, एचटेट, आप जो भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप उस टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप स्कूल टीचर एकेडमी चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको 100% सफलता की गारंटी मिलती है। स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। सीटेट, यूपीटेट, बीटेट, जेटेट एंड ऑल स्टेटेट, आप जहाँ से भी रहते हैं, जहाँ कहीं भी आप अपनी एजुकेशन की टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ उस स्टेट की आप सिर्फ व्हाट्सअप करना 7634993536 नंबर पर, और वहाँ पे आपको लिखना है कि आपको किस स्टेट का नोट्स चाहिए। क्योंकि मैंने नोट्स जो बनाया है तो कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड बनाए हैं, उसमें एनसीएफ को इंक्लूड किए हुए हैं। सीटेट के लिए स्पेशल नोट अलग से है, यूपीटेट, बीटेट सभी टेट के लिए नोट्स आपको अवेलेबल है। यहाँ पे आप बहुत सारे बुक लेते हैं तो बुक में झंझट होती है, उसमें लैंग्वेज की इशू होती है, और यहाँ पर आपको आपके सरल लैंग्वेज में बनाई गई है नोट्स। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुमित यदि बी को डी और डी को बी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है। ऑप्शन नंबर ए है हाइपरलेक्सिया, ऑप्शन नंबर बी है डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर सी है डिक्सलेक्सिया, ऑप्शन नंबर डी है डिमेंशिया। तो चलिए इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए। जिन्होंने भी लेक्चर वीडियो देखे होंगे डिसलेक्सिया, एलेक्सिया, डिसलेक्सिया वगैरह पर, तो आराम से वो आसानी से जवाब दे दिए होंगे, देंगे, क्योंकि ये फिजिकल डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन आराम से 1 नंबर तो 1 से 2 या 3 नंबर हर साल सीटेट में पूछे जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा एक बार अच्छी तरीके से देख लेते हैं। सुमित एक लड़का है आपके स्कूल का, आप एज ए टीचर पढ़ेंगे तभी तो आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन सॉल्व कर पाएंगे। सुमित आपके स्कूल का एक लड़का है जो बी को डी कहता है, लिखता है, और डी को बी लिखे और पढ़े, दोनों काम करता है। ठीक है, तो वो कौन से रोग से पीड़ित है। कोई एक रोग है, हाइपरलेक्सिया हमने नहीं पढ़ा है, डिसलेक्सिया, डिक्सलेक्सिया हमने, डिक्सलेक्सिया यहाँ को आ गया, हमने ये भी नहीं पढ़ा है। डिमेंशिया ये भी वहाँ पर नहीं था, डिमेंशिया है पर यहाँ पे पढ़ने लिखने वालों के लिए डिमेंशन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है कि डिसलेक्सिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितनी आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कादिर शिक्षक द्वारा दी गई समस्या को हमेशा हल करने के लिए तत्पर रहता है, अधिकांश समय वह समस्या का हल निकाल भी लेता है। कादिर एक गरीब पृष्ठभूमि का बालक है, इसके बावजूद भी उसके अंदर निम्न में से कौन सा अभिप्रेरक बल प्रबलन है। ऑप्शन नंबर ए है अनुमोदन अभिप्रेरक, ऑप्शन नंबर बी सत्ता अभिप्रेरक, ऑप्शन नंबर सी उपलब्धि अभिप्रेरक, ऑप्शन नंबर डी संबंध प्रेरक। तो चलिए आराम से इसका राइट आंसर आप दे सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी कमेंट में बताइए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप 10 में से 9 या 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 90% ये उम्मीद रख लेनी है कि सीटेट या बीटेट, आपकी कोई भी टेट आपकी निकल सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रही है, आपकी बेस है। तो आप अपने जो भी आप स्कोर करते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइए। वो इससे मुझे लगता है कि मैंने जितने आप पे मेहनत किया है इस तरीके से क्वेश्चन को बनाने में, तो मुझे लगता है कि मेरी क्वेश्चन मेहनत थोड़ी सी सफल हो पाई है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को डिटेल में डील करते हैं। कादिर एक स्टूडेंट है, आप एक शिक्षक हैं। आप जब भी पेडागोजी सॉल्व करेंगे, कई बार मैं हमेशा कहता हूं कि आप एक एज ए टीचर बने। कादिर एक शिक्षक द्वारा दी गई समस्या को हमेशा हल करने के लिए, शिक्षक कोई भी समस्या देती है, कोई भी होमवर्क देता है तो हल करने के लिए तत्पर रहता है। वो हमेशा कंटिन्यू करता है, लगातार करता है, क्यूरियोसिटी दिखाता है, अपने होमवर्क या फिर जितने भी उसके टास्क होते हैं वो कंप्लीट कर लेता है। अधिकांश वह समय समस्या का हल निकाल भी लेता है। ज़्यादातर समय वो समस्या का हल, जो भी समस्या शिक्षक द्वारा दी गई होती है वो उसे निकाल लेता है। कादिर एक गरीब पृष्ठभूमि से, उसकी बैकग्राउंड जो होती है वो बहुत गरीब से होती है। ठीक है, इसके बावजूद भी उसके अंदर निम्न में से कौन सी भावना अभिप्रेरक प्रबलन होना। अनुमोदन नहीं होगा। सत्ता, तो यहाँ पे एजुकेशन में सत्ता नहीं। संबंध, किससे संबंध कर रहा, यहाँ पे 2 बातें आती हैं, एक शिक्षक है और एक कादिर है।
एक स्टूडेंट और शिक्षक दो रिलेशन है, दो रिलेशन में ये इस तरीके से रिलेशन नहीं, ये उपलब्धि वाली रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? उपलब्धि वाली। उपलब्धि प्रेरक को यह दर्शाती है। कितनी आसानी से आंसर दे पाएंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। सही बात है, होनी भी चाहिए। इस प्रकार के परिवेश सृजन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? आपको क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान देना है। क्वेश्चन पूछा है नहीं, आपके 1, 2 और 3, ये 3 ऑप्शन आपके सही होंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आपका गलत होगा, 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों को स्वीकार करना है। ऑप्शन नंबर बी है अध्यापक का सकारात्मक रुख। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति। ऑप्शन नंबर डी है अध्यापक के अनुसार कार्य करना। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। अगर आपने लगातार मेरी पेडागोजी का वीडियो देखी है और ट्रिक एंड टैग जो हमने वीडियो बनाई है, ट्रिक एंड टैग का जो वीडियो बनाई है, वो वीडियो अगर आप देख लिए होंगे तो आसानी से आपको इस तरीके से क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन आपसे छूट जाती है। ट्रिक वाली वीडियो आप जाके देखिए। ट्रिक वाली वीडियो से आप 15 में से 15 आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए, एक कोई भी बच्चा आपके स्कूल में उसके अधिगम यानी उसके लर्निंग स्किल को बेहतर बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए अध्यापक द्वारा एक अच्छे कक्षाई परिवेश, एक अच्छे कक्षा का परिवेश सृजन करने के लिए आवश्यकता होती है। इस प्रकार में परिवेश सृजन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? यहाँ पर नहीं है तो नेगेटिव होगा। बच्चों को स्वीकार करना, आप कोई भी कार्य करते हैं बच्चे की एक्टिविटीज़ को आपको एक्सेप्ट करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है। बच्चे को प्रेफरेंस देना है, बच्चे को प्रगति की ओर ध्यान देना है, न कि टीचर की। टीचर स्कूल में पढ़ने नहीं आते हैं, पढ़ाने आते हैं, सीखने नहीं आते, सिखाने आते हैं। तो जो सीख रहा उनकी आप हौसला अफजाई करेंगे तभी तो वो सीख पाएंगे। अगर आप उसमें नेगेटिविटी देंगे तो वो कभी नहीं सीख पाएंगे। तो बच्चे की हर एक्टिविटी को स्वीकार करना, ये आपका राइट है। अध्यापक का सकारात्मक रुख, आपकी जो पॉजिटिविटी है उसको देना, क्योंकि आप अगर नेगेटिविटी बच्चों को देंगे तो बच्चों का मनोबल शक्ति टूटेगा। उससे बच्चों का मनोबल शक्ति जब आप बच्चों के टूट जाएंगे तो वो सीखने की इच्छाओं को बेहतर नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति करना। बच्चे को प्रयास, जो भी बच्चे का प्रयास कर रहे हैं उसकी स्वीकृति करना, एक्सेप्ट करना, उसकी अध्यापक के अनुसार कार्य करना। ये भी ऑप्शन नंबर सी और बी ए, ये तीनों सही है। मैंने कहा 3 ऑप्शन आपके सही होंगे, 1 ऑप्शन आपके गलत होंगे। तो यहाँ पर सवाल जवाब है ऑप्शन नंबर डी का, तो ये सही होगा इसके अनुसार। तो यहाँ पर क्यों गलत होगा, ये सही क्यों होगा? अध्यापक के अनुसार कार्य करना। आपको मैंने कई बार कहा है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बनानी है, मतलब विद्यार्थी के अनुसार कार्य होगी, यहाँ पे अध्यापक के अनुसार कार्य नहीं होगी। आप एक एज ए स्कूल में ट्रेनर हैं, टीचर के साथ आप एक ट्रेनर भी हैं। आप बच्चे की हर एक्टिविटी को एक्सेप्ट करेंगे, ना कि आपकी एक्टिविटी को बच्चे एक्सेप्ट करेंगे। आप किस तरीके से पढ़ाते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बच्चे किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं ये इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, एनसीएफ 2005 जो हमारी है, ठीक है, एनसीएफ 2005 वाली वीडियो आप जाके, अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ देख सकते हैं। अभी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि इस आधार पे वहाँ पर कहा गया है आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को स्वीकृत कीजिए, ना कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन को। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय स्तर पर गणित में विद्यार्थी की असफलता का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है जेंडर संबंधी पक्षपात। ऑप्शन नंबर बी है हमारी आकलन प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभाव। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी लगाइए, क्योंकि बेहतर तरीके से आप दे पाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन थोड़े सिंपल और सरल पूछे गए हैं। मैं आपके लिए वैसे क्वेश्चन फिलहाल ला रहा हूँ जो थोड़े से सरल हो। इससे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, कक्षा हमारी आगे बढ़ेगी, थोड़ी क्वेश्चन को टफ करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को डील करते हैं।
विद्यालय स्तर गणित के विद्यार्थी की असफलता का मुख्य कारण है। जो विद्यालय स्तर को जो गणित की विद्यार्थी जो असफल होते हैं, फेल होते हैं, उसका क्या कारण है? जेंडर संबंधित, जेंडर में फेल होना ना होना कोई गलत बात नहीं, ऐसा नहीं होना। हमारी आकलन प्रक्रिया ये हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभाव, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यहाँ गणित के बारे में बात हो रही है, गणित में ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये भी नहीं होंगे, क्योंकि ये इस तरीके से प्रश्न किसमें आते हैं? ईवीएस में आते हैं, हिस्ट्री में आते हैं, ज्योग्राफी में आते हैं, एसएसटी वगैरह सब जो आते हैं उसमें आएंगे, गणित में नहीं आएंगे। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे आकलन प्रक्रिया, जो हम आकलन करते हैं, जो हम उसको जांचते हैं, वो प्रक्रिया हमारी गलत है, इसीलिए बच्चे फेल हो। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, निगनात्मक पाठ में क्या होता है? निगनात्मक पाठ तभी उसे कहते हैं जिसने भी नोट्स लिए होंगे, ठीक है। नोट्स जिसने भी लिए होंगे उसको पहली 1 सेकेंड में आंसर इसका दे दिए होंगे। क्यों? निगनात्मक का मतलब होता है, मैंने वहाँ पे समझाया, निगनात्मक पर मतलब होता है पहले नियम। पहले निगनात्मक से क्या होता है? पहले नियम स्पष्ट किए जाते हैं, बाद में फिर उदाहरण दिए जाते हैं। बस कितना सिंपल है, बस एक सेकेंड में राइट आंसर इसका निकाल लीजिए। निगनात्मक मतलब पहले नियम देना, सिंपल से लॉजिक है। नोट्स में इसको बारीकी से समझाया गया है। चलिए, नोट्स लेने के लिए आपको मैं लास्ट में या फर्स्ट में बता दे रहा हूँ नंबर उसका, तो उसको नंबर नोट करके आप नोट्स ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, यदि आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो बच्चे से सीखिए, इस कथन का इशारा क्या है? यदि आप बच्चे से बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो बच्चे से सीखिए, इस कथन का इशारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अध्यापक केंद्रित की ओर, ऑप्शन नंबर बी है मूल्यांकन केंद्रित की ओर, ऑप्शन नंबर सी है परीक्षा केंद्रित की ओर, ऑप्शन नंबर डी है बाल केंद्रित की ओर। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, आपको क्वेश्चन में ही इसका राइट आंसर मिल जाएगा। फिलहाल अपना राइट आंसर जल्दी जल्दी बताइए। चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। कहता है यदि आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो आपको पहले बच्चा बनना होगा। हाँ, कुछ हद तक तो बच्चे से सीखिए, वही तो कहता है यहाँ पर। बच्चे को सिखाना चाहते हैं, उसके बच्चों को जैसे यहाँ पर कहता है आपको बच्चों के जैसे सोचने के लिए, वो क्या सोचते हैं, वो किस तरीके से सीखते हैं, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या मानसिक संरचना हो, क्या स्ट्रेटजी होती है बच्चों की। आप बड़े होकर नहीं सोचिए, बच्चे होकर सीखिए, पहले बच्चे होकर सोचिए तभी सीखिए। तो अब अध्यापक केंद्रित तो होगा नहीं। कह रहे, मैंने पहले कहा कि हमारी जो शिक्षा है वो अध्यापक टीचर सेंटर्ड नहीं है, अध्यापक केंद्रित है ही नहीं, तो ये गलत होगा। मूल्यांकन केंद्रित का यहाँ पे मूल्य की बात हो नहीं, परीक्षा केंद्रित यहाँ पे परीक्षा की बात हो नहीं, सिखाने की बात हो रही है, तो यहाँ पर होगा बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। मैंने कहा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने इसी तरीके से क्वेश्चन देखे हैं। बाल केंद्रित शिक्षा, बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों जैसा बनिए, तो बाल केंद्रित शिक्षा की ओर आप जा सकते हैं। चलिए, इसका राइट आंसर आपको मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। ऑप्शन नंबर ए सभी विषयों का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र एवं ज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। चलिए अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन है, इस तरीके से पूछे हैं इस बार। चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। सतत मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार। व्यापक मतलब है ब्रॉड, बड़ा। दोनों सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत काव्यांश वाक्यांश मूल्यांकन इंगित क्या करता है, किस ओर इशारा करती है? सभी विषयों की ओर। सतत मतलब सभी लगातार होती है, यहाँ पे सभी बोला गया लगातार और सभी में अलग होता है। समस्त, यहाँ पे सतत का मतलब समस्त होता है। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, यहाँ पे सिर्फ पाठ्यक्रम होगा, क्योंकि व्यापक मतलब ब्रॉड, बहुत बड़ा, तो सिर्फ पाठ्यक्रम नहीं, पाठ्यक्रम के बाहर की शिक्षा जो होती है, स्कूल से बाहर जो शिक्षा होती है, हमारी शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा, इस तरीके का मूल्यांकन भी करना होता है। तो सतत मतलब, तो यहाँ पर आ गई सतत मतलब लगातार, समस्त, सभी चीज़। व्यापक मतलब बड़ा, तो इस तरीके से हम पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया, पाठ्यक्रम की ओर हम केंद्रित नहीं हो सकते। पाठ्यक्रम तो ये छोटा शब्द हो जाता है, क्योंकि अगर हम बच्चे को सिखाते या सीखते हैं तो पाठ्यक्रम के आधार पर सीखते ज़रूर हैं, पर पाठ्यक्रम के बाहर भी हमारी ज्ञान की विशेषता बढ़ती रहती है, तो पाठ्यक्रम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर संज्ञानात्मक
क्षेत्र का मूल्यांकन, संज्ञान का क्षेत्र का मूल्यांकन ये हो सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्या ये हो सकते हैं? हम सबसे पहले हम चारों क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिटेल करेंगे। 4 में से हम 2 क्वेश्चन को सबसे पहले छांटेंगे, उसके बाद हमारे पास जितने क्वेश्चन बचेंगे उसको हम देखेंगे। तो हमारे पास ए और बी दोनों गलत हो गया, तो सी और डी हो सकते हैं सही। संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र एवं मनोज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्यों? संज्ञानात्मक क्षेत्र इसमें आ गया, भावनात्मक क्षेत्र आ गया, इसमें ज़्यादा क्षेत्र आते हैं। किसमें? यहाँ पे मैंने कहा कि ब्रॉड मतलब बड़ा, जब बड़ा हो तो बड़ा चीज़ लेंगे, तो ज्ञानात्मक ऑप्शन नंबर डी में बड़ा आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? पहला चरण क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है समस्या के प्रति जागरूकता, ऑप्शन नंबर डी है प्रकलन का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर सी है प्रकलन का परीक्षण करना, ऑप्शन नंबर डी है प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। निम्न में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि, कोई भी हमारे पास समस्या आती है उसका समाधान करना, तो वैज्ञानिक विधि क्या है? वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक पद्धति क्या है? वैज्ञानिक पद्धति क्या है? समस्या के प्रति जागरूक होना। ऑप्शन नंबर ए में आपकी आंसर तो मिल जाती है। कोई समस्या हमारे आसपास है तो सबसे पहले उसके प्रति हम जागरूक होते हैं, सजग होते हैं, जानकारी हासिल करते हैं, उसके प्रति क्यूरियोसिटी बढ़ाते हैं, तभी तो हम उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में हम सोचेंगे। ठीक है। प्रकलन विधि, प्रकलन का परीक्षण करना, परीक्षण बाद में करेंगे। ठीक है। निर्माण बाद में करेंगे। प्रासंगिक जानकारी मतलब छोटे मोटे जो जानकारी होती है वो बाद में एकत्रित करेंगे, मतलब टुकड़ों में जो जानकारी होती है थोड़ी थोड़ी करके जमा करेंगे। पहले क्या उनके प्रति हम जागरूक हैं, वो क्या है, किस हद तक हमें नुकसान पहुंचा सकती है, ये ऑप्शन में कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक खिलौनों को जमीन में पटक कर उसकी आवाज़ सुनना चाहते हैं? संज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर बी है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी है ठोस संक्रियात्मक अवस्था। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। पियाजे के सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत वाली आप लेक्चर वीडियो देखे होंगे, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप पियाजे को ले लीजिए, आपको 3 क्वेश्चन तो फिक्स है पियाजे का। सी टेट में हो या यूपी टेट, बी टेट, आप जितने भी टेट की एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका ये फिक्स है पियाजे का टॉपिक। पियाजे एक ऐसे टॉपिक है, पियाजे मतलब स्पेशल मैं टेट की बात करूँ तो पियाजे एक ऐसे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिए हैं तो लगभग सभी टेट में पूछे जाते हैं। आप सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पलटा के देख सकते हैं। चलिए इसमें क्या होगा, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक, कौन सी अवस्था में बालक खिलौने को जमीन में पटक कर उसकी आवाज़ सुनना चाहता है? इसका मतलब बच्चा बहुत छोटा होगा, तो यहाँ पर है प्राक संक्रियात्मक तो नहीं होगा, प्राक संक्रियात्मक नहीं होगा, औपचारिक फॉर्मल तो नहीं होगा, ठोस कॉन्क्रीट तो होगा नहीं, तो यहाँ पर होगा संज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था। कौन सा अवस्था? संज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था। बच्चे कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसके दोहराते हैं। इस अवस्था में बच्चे कोई भी एक्टिविटी या गतिविधि करते हैं तो उसको लगातार दोहराते हैं। अगर बच्चे ज़मीन पर हाथ रखे होंगे तो उसको आवाज़ आई होंगी। अगर इस तरह आवाज़ आई होंगे तो फिर उन्होंने बच्चे को कोई खिलौना लिया होगा तो ज़मीन पर पटकने के बाद फिर वहाँ से आवाज़ आती है तो बच्चे को अच्छे लगते हैं। इसीलिए बच्चे इस अवस्था में बच्चे अपनी क्रिया को दोहराते हैं। ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था इसे कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी बालक की वास्तविक आयु 11 वर्ष है तथा किसी बालक की वास्तविक आयु 11 वर्ष है तथा औसत मानसिक आयु 9 वर्ष है, तो उस बालक की शिक्षा लब्धि EQ के आधार पर उसे हम किस श्रेणी में रखेंगे? तो आपके ऑप्शन है सामान्य श्रेणी में, सामान्य बालक श्रेणी में, ऑप्शन नंबर बी असाधारण बालक श्रेणी में, ऑप्शन नंबर सी है पिछड़ा बालक श्रेणी में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पिछड़ा बालक श्रेणी में। वीडियो को अच्छी लगी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।